हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो आज का हमारा टॉपिक है पांडु डायनेस्टी। हम पांडु डायनेस्टी से ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि नाम वगैरह देखेंगे, फिर इसके रूलर्स के बारे में देखेंगे। तो पांडु डायनेस्टी को ही सोमवंश भी बोला जाता है ना। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं इसका, पांडु डायनेस्टी के बारे में। तो इस डायनेस्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि सोमवंश की बहुत सारी शाखाएं दिखेंगी, अलग अलग शाखाएं दिखेंगी जो कि सिरपुर, उड़ीसा, कांकेर, अमरकंटक इन कुछ जगहों में देखने को मिलेंगी इसकी शाखाएं। पर ये यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये अलग थे, कुछ बोलते हैं कि हाँ एक ही की शाखाएं। मतलब कुछ का मानना है कि ये जो पांडु डायनेस्टी या सोमवंश जो आगे आने वाला है ना, मैकल का सोमवंश हो गया और उड़ीसा या कलिंग का सोमवंश, तो ये सब अलग हैं। ये जो सेम अभी जो हम पांडु डायनेस्टी पढ़ रहे हैं इसमें से नहीं है। और कुछ का मानना है कि नहीं, ये एक ही है, एक ही डायनेस्टी के कुछ शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है। इस डायनेस्टी के नेम्स हम देखेंगे, अदर नेम्स ऑफ पांडु डायनेस्टी। मैंने बताया सोमवंश के नाम से भी इसको जाना जाता था। हम नेम्स पे जाएंगे, उससे पहले हम इसका थोड़ा और बैकग्राउंड का एक फैक्ट और है वो देख लेते हैं। इंद्रबल, who was the feud of Sharapuri ruler Sudev Raj and who was appointed to the post of Sarvadhikari Karta by Sudev Raj, declined Sharapuri dynasty and laid the foundation of Pandu dynasty। तो ये जो आदमी रहता है ना इंद्रबल, ये पहले शरभपुरी डायनेस्टी के राजा या शासक सुदेव राज के यहाँ एक मंत्री या सामंत रहता है। और किस पोस्ट पे ये अपॉइंटेड रहता है? सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट पे अपॉइंटेड रहता है। काफ़ी पावरफुल ये व्यक्ति रहता है, बहुत ज़्यादा इसके हाथ में पावर रहता है, जिस पावर का ये दुरुपयोग करके उसी वंश को ख़त्म कर देता है। मतलब शरभपुरी डायनेस्टी को ही ख़त्म कर देता है और ख़ुद का नया डायनेस्टी पांडु डायनेस्टी का नींव रखता है। ठीक है, का फाउंडेशन रखता है और नया डायनेस्टी बना लेता है। तो यही आदमी रहता है। वो कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, वही वाला हाल इसने किया। सुदेव राज के द्वारा ये अपॉइंट किया गया था सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट में। और सुदेव राज को भी इतना आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या तो हो सकता है वो आलसी होगा बहुत ज़्यादा ही, तो वो ध्यान नहीं दिया ये सब के ऊपर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अदर नेम्स ऑफ दिस डायनेस्टी, दिस पांडु डायनेस्टी। इसका और क्या क्या नाम था हम वो देख लेते हैं। तो इसको सोमवंश, शशिवंश, शीतांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। और हम इसके पीछे के एक एक करके हर एक नाम के पीछे का फैक्ट चेक करेंगे कि हम इस नाम से क्यों बुला रहे हैं। ठीक है। तो सोमवंश, शशिवंश, शीतांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश, ये नाम थे। और ये सारे कहीं ना कहीं से अगर आप देखेंगे तो ये चंद्रमा से रिलेटेड नाम है। सारे के सारे नाम जो हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड है। चाँद को सोम की उपाधि भी दी गई है और शशि भी कहा जाता है। मतलब चाँद का एक नाम शशि भी है। और शीतांशु का मतलब जो चंद्र के समान शीतल हो, चंद्रमा के प्रकाश के समान जो चीज़ शीतल हो, इसलिए शीतांशु भी बोला जाता है। मतलब चंद्र के प्रकाश यानी रोशनी के समान शीतल यानी ठंडा हो।
ठीक है। और फिर हम देखेंगे विमलांबर। तो विमलांबर में ये है कि जो सफ़ेद अंबर होता है, मतलब सफ़ेद अंबर, और विमला देवी जो है वो माता सरस्वती को बोलते हैं। आज देखो यार, सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी है, सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कितना अच्छा दिन है ना। सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यार मैं भूल भी गई थी, पर आप सब ये यहाँ पे माता रानी ने याद दिला दिया। फिर विमलंबर के बाद में हम देखेंगे पूर्णचंद्र वंश। पूर्णचंद्र यानी कि पूरा पूरा चाँद होता है ना, उस इसीलिए। लेकिन सारे नाम जो है वो चंद्रमा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रिलेटेड है, इसलिए इसको इस नाम से बुलाया गया है। और ये सारे ही नाम जो है वो पांडु डायनेस्टी के हैं। किस किस नाम से बुलाया गया है? सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश। अब हम आगे बढ़ेंगे, पर आप एक बार और मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट कर लें तो नाम आपको याद रखने में ईजी होगा। किसी भी नाम से पूछेगा तो आप बता पाएंगे। सोमवंश, शशिवंश, सितांशु वंश, विमलांबर वंश, पूर्णचंद्र वंश, ये सारे के सारे नाम पांडु डायनेस्टी के ही हैं। अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है वो है मेजर रूलर्स। अब हम इस डायनेस्टी के, इस वंश के मेजर रूलर्स के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नाम हम देखेंगे वो है उदयन का। चलो स्लाइड चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो मैं पहले रीड करूँगी फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है उदयन का। उदयन जो था द फर्स्ट नोन पर्सन एंड द फाउंडर of Pandu dynasty. Rock edict. In Kalinjar rock edict, Udayan has been referred as first known person and founder of this dynasty. In the copper plate or rock edict of Mahashivgupta Palarjun, Udayan has also been referred as first person. ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो उदयन है ना, ये इंद्रबल का पिता रहता है। वो हम आगे जब इंद्रबल के बारे में देखेंगे तो पता लगेगा। तो ये इंद्रबल का फादर रहता है। अब कोई ना कोई तो इंद्रबल के ऊपर भी होगा ना। इंद्रबल ठीक है, इंद्रबल ने स्टार्ट किया, वो रियल फाउंडर रहता है। पर ये जो उदयन है ना, वो इंद्रबल का बाप रहता है। तो हो सकता है ऐसे दोनों बाप बेटे ने मिलकर ही ये इस्टेब्लिश किया होगा किंगडम। मतलब मेन रोल तो इंद्रबल का ही होगा, पर अपने बाप को दे दिया होगा कि हाँ भाई मेरी जीत है, मेरी सक्सेस है, तो तुम ले सकते हो, वैसा वाला कुछ सीन। तो उदयन को भी पहले तो उदयन को फर्स्ट नोन पर्सन बोला गया है। मतलब इस डायनेस्टी का ही फर्स्ट नोन पर्सन रहा है उदयन। और फाउंडर भी बताया गया है पांडु डायनेस्टी का। किसको? उदयन को। क्यों? क्योंकि इंद्रबल तो इसी का बेटा था ना, जो पूरी डायनेस्टी को ख़त्म किया और फिर अभी नए डायनेस्टी पांडु डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो जो कालिंजर रॉक एडिक्ट है ना, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि उदयन जो है वो फर्स्ट नोन पर्सन था और फाउंडर और इस डायनेस्टी का था। किस रॉक एडिक्ट में ये बात का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो वो है कालिंजर रॉक एडिक्ट, ठीक है। फिर अपने को एक कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र या रॉक एडिक्ट भी मिला है महाशिवगुप्त पालार्जुन का। और महाशिवगुप्त पालार्जुन अभी आगे आएगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी इसी वंश का था। तो इसके कॉपर प्लेट या रॉक एडिक्ट में ये लिखा हुआ है कि उदयन फर्स्ट नोन पर्सन था, ठीक है। अब इंद्रबल के बारे में हम देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया। महाशिवगुप्त पालार्जुन आगे आने वाला है ना, इसी के पीरियड को गोल्डन एज बोला गया है। महाशिवगुप्त पालार्जुन के बारे में अभी हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट रूलर देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंद्रबल। तो इंद्रबल जो है ना, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ उदयन। ही वॉज द फ्यूड ऑफ सरबपुरी रूलर सुदेवराज। He has been considered the real founder of this dynasty. He was married to the princess of Sharapuri dynasty named Lok Prakasha. Establishment. He founded a city named Indarpur at which he founded a city named Indarpur. And successor of Inderbal, Nanraj Pratham.
या नन्न प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी। तो इसमें अपने को देखना है सबसे पहला पॉइंट कि ये उदयन का सक्सेसर रहता है, उदयन का बेटा रहता है ये, यानी कि बाद में मतलब उदयन का ये औलाद रहता है जो कि उत्तराधिकारी बनता है उदयन का। ठीक है, उदयन फर्स्ट नोन पर्सन था ना, और इस डायनेस्टी का पहला रूलर भी था। तो ही वॉज द फ्यूड ऑफ शरभपुरी रूलर सुदेवराज। तो सुदेवराज का ये क्या रहता है, सुदेवराज के यहाँ ये फ्यूड रहता है, यानी सामंत रहता है। और मैंने बताया ना जैसे जिस थाली में खाया उसी में छेद किया वाला हिसाब, तो ये वही करता है। ये सुदेवराज की डायनेस्टी जो कि थी शरभपुरी डायनेस्टी, उसको ये ख़त्म कर देता है, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म करके और अपना नया वंश स्टार्ट करता है, जिसका नाम इसने रखा पांडु वंश या सोमवंश। और भी बहुत सारे नाम है, उस नाम पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने वो पहले ही देख लिया है। तो ये सुदेवराज के पीठ में छुरा घोंप देता है और उसकी डायनेस्टी हड़प लेता है। सुदेवराज के यहाँ ये किस पोस्ट पे रहता है, सर्वाधिकारीकर्ता के पोस्ट पे। वो काफ़ी पावरफुल पोस्ट रहती है जिस चीज़ का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया होता है। और ये आदमी यहीं नहीं रुकता है, इसने मतलब ये डायनेस्टी तो ख़त्म किया ही होता है, उसके बाद ये शरभपुरी डायनेस्टी की जो प्रिंसेस रहती है, जो राजकुमारी रहती है, क्या नाम रहता है उसका, लोक प्रकाशा नाम की जो राजकुमारी रहती है, उससे भी ये शादी कर लेता है। तो इस पहली चीज़ तो हमको ये देखने को मिला कि ये रियल फाउंडर था। और क्यों था ये रियल फाउंडर, क्योंकि ये इसी ने जो है ख़त्म किया था ना पांडु डायनेस्टी को। भले इसका बाप को ये मतलब बनाया, फाउंडर बनाया, सब ठीक है, लेकिन असली फाउंडर इसी को माना जाता है क्योंकि यही थाली में छेद किया था, यही सुदेवराज को कि जो शरभपुरी डायनेस्टी है उसको यही ख़त्म करके अपनी नई डायनेस्टी पांडु डायनेस्टी का इसने नींव रखा था। इसीलिए ही हैज़ बीन कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, और इसने वहाँ की जो शरभपुरी राजकुमारी थी, शरभपुरी पुर की राजकुमारी थी जिसका नाम था लोक प्रकाशा, उससे इसने शादी किया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट में हम देखते हैं कि ये एक नया शहर बनवाता है जो कि इंदरपुर नाम का रहता है। अभी आज के डेट में एट प्रेजेंट टाइम वो खरौद है, खरौद का जो रीजन है ना, खरौद है ना जो शहर, वही ये इंदरपुर शहर था उस टाइम पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके सक्सेसर। इंदरबल के ना 4 पुत्र थे, कौन कौन, नन्न प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी, ये इसके सारे बेटे का नाम था। इसने किससे शादी किया था, लोक प्रकाशा से, जो कि कहाँ की थी, शरभपुरी डायनेस्टी की राजकुमारी थी जिससे इसने शादी किया था। और नन्न प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी, इसके 4 बेटे हुए, और इनमें से ही एक जन आगे चल के जो है इसका सक्सेसर बनेगा। तो हम वो आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स पे। लेकिन अभी जो अपने को जानने की बात यह है कि इसके 4 बेटे थे ना, चार सक्सेसर, मतलब 4 सक्सेसर तो नहीं होंगे, उत्तराधिकारी तो कोई एक ही बनेगा, पर बेटे इसके 4 हुए। और इसने कौन सा शहर का निर्माण कराया था, वह इंदरपुर, जो कि अभी का खरौद है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईशान देव के बारे में। नन्न देव प्रथम ईशान देव सूरबल भवदेव रणकेसरी में सबसे पहले हम ईशान देव के बारे में देखेंगे। तो ईशान देव, इट इज़ बिलीव्ड दैट लक्ष्मणेश्वर टेम्पल विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लाखा चाउ टेम्पल ऑफ खरौद वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ईशान देव। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, हिस्ट्री चलता ही कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर है। अभी लाखा चाव टेम्पल के बारे में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि वो रामायण से हम रिलेट करके पढ़े थे। रामायण के समय में जब लक्ष्मण जी का तबीयत ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा वो बीमार हुए थे, तब संतों के कहने पर राम जी ने भोलेनाथ की पूजा करी थी 1.25 लाख चावल के दानों के साथ में। तो वो उस समय उसका नाम, उस मंदिर का लक्ष्मणेश्वर टेम्पल रखे थे।
तो हिस्ट्री चलता ही कॉन्फ्लिक्ट्स पे है ना। तो उस समय हमने देखा था रामायण वाले काल में जब पूछा जाएगा तो ये लाखा चावर मंदिर राम जी के कॉन्टेक्स्ट में आप देंगे जवाब। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल वो वाला टेम्पल है, उस समय हमने रामायण में पढ़ा था ना। नहीं याद आ रहा होगा तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें रेफ़र करना तो याद आ जाएगा, देख लोगे मिल जाएगा। पर जब हम इस अभी पांडु डायनेस्टी के रिलेशन में पूछेगा क्वेश्चन, देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा किससे रिलेट करके पूछ रहा है, तो फिर हम उस हिसाब से आंसर करेंगे। तो ईशान देव के में ऐसा माना गया है कि इट इज़ बिलीव दैट जो लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है ना, जो कि खरौद में है, लाखा चावर मंदिर के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वो ये ईशान देव ने बनवाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हिस्ट्री तो कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही चल रही है, अभी तक तो हमने यही देखा है। अब अगला नाम आएगा सूरबल, लेकिन अपने को सूरबल को नहीं देखना है क्योंकि सूरबल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो काम का व्यक्ति नहीं है हमारे लिए। अगला हम देखेंगे वो है भवदेव रणकेसरी। चारों बेटों में से अभी दो का हमने देख लिया ना, ईशान देव के बारे में हमने फैक्ट्स देख लिए, और सूरबल जो है उसको अब हमको पढ़ना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं है। तो हम देखेंगे भवदेव रणकेसरी। अदर नेम चिंतादुर्ग, इसका नाम में ही चिंता है, इसकी चिंता मत करो। तो आगे देखो, नाम इसका रहेगा चिंतादुर्ग। रॉक एडिक्ट है बंधक रॉक एडिक्ट। रिनोवेशन याद रखना, रेनोवेशन, ही रेनोवेटेड अ बुद्धिस्ट टेम्पल फाउंडेड बाय एन अर्लियर किंग सूर्य घोष। इसने एक बुद्धिस्ट टेम्पल को रेनोवेट करवाया था, जो कि इसने बनवाया नहीं था ना। रेनोवेशन में और इस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंस होता है, इसने बनवाया नहीं था, उसका निर्माण नहीं करवाया था, इसने सिर्फ उस मंदिर को रेनोवेट करवाया था। और ये बनवाया किसने था टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, ये बहुत मतलब उस समय के पहले के किंग थे, राजा थे, जिनका नाम क्या था, सूर्य घोष। सूर्य घोष ने ये टेम्पल बनवाया था, ये बुद्धिस्ट टेम्पल को वो बनवाए थे, जिसको ये आदमी भवदेव रणकेसरी वो रेनोवेट करवा देता है। बस इतना है, इसने अपने टाइम में एक बुद्धिस्ट टेम्पल का रेनोवेशन करवाया था, इस फैक्ट को याद रखना। नाम तो वैसे भी चिंतित करने वाला है, चिंतादुर्ग, और इसकी रॉक एडिक्ट का नाम है भंडक रॉक एडिक्ट। ठीक है, अब अगला जो हमारा रूलर है उसको देखते हैं, वो है नन्न प्रथम। अब नन्न प्रथम को ही नन्नराज प्रथम या नन्नदेव प्रथम, ये दोनों नाम से जाना जाता है। इसके नन्न प्रथम, नन्नराज प्रथम, नन्नदेव प्रथम, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति है, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का है, और वो है नन्न प्रथम। नन्न प्रथम बोल लो, नन्नराज प्रथम बोल लो, नन्नदेव प्रथम बोल लो, आएगा एक ही व्यक्ति। ठीक है, और अब इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। ही वॉज द एल्डर सन ऑफ इंद्रबल, ही अपॉइंटेड हिज अदर ब्रदर्स एज मंडलाधिपति ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो अपने को यही देखना है। उसके बाद अडॉप्टेड सन तीवर देव, बायोलॉजिकल चाइल्ड चंद्रगुप्त। तो नन्न प्रथम के साथ में ना एक ट्रेजिडी हुई थी, उस ट्रेजिडी को भी हम देखेंगे, पर पहले इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इंद्रबल का सबसे बड़ा बेटा था, और ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा, उत्तराधिकारी का उसी को राइट मिलेगा, ये सब चला आ रहा था उस समय। तो यही उस इंद्रबल का सक्सेसर भी बनता है। ठीक है, और ये अपने बाकी के भाइयों को मंडलाधिपति बना देता है, अलग अलग क्षेत्रों के मंडलाधिपति के रूप में उनको अपॉइंट कर देता है। कौन करता है, नन्न प्रथम अपने बाकी के जो बाकी के भाई बंधु रहते उनको ये क्या बना देता है, मंडलाधिपति का पदवी दे देता है। कौन कौन थे इसके भाई, ईशान देव, भवदेव रणकेसरी और सूरबल, ये तीन हुए ना, टोटल 4 बेटे देखे थे, जिसमें से नन्न प्रथम वो बनता है, सक्सेसर बनता है।
इसका अडॉप्टेड सन का नाम देख लो, वो है तीवर देव, बायोलॉजिकल चाइल्ड चंद्रगुप्त। तो जो इसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है ना चंद्रगुप्त, इसके बारे में अपने को कुछ देखना ही नहीं है। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इसके डिटेल कुछ है नहीं, पढ़ो ना पढ़ो बराबर ही है, तो इतना कुछ इसका है नहीं खास, तो अपने को इस पे ध्यान नहीं देना उतना। इसके साथ में जो ट्रेजेडी हुई थी ना वो सुनो, कि इसकी शादी हो जाती है पर बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय तक इसका कोई खुद का बच्चा नहीं होता है, बायोलॉजिकल अपना खुद का खून नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि एक बच्चा गोद ले लेता है जिसका नाम रहता है तीवर देव। और क्यों लेता है, मतलब पहले तो ऐसा सत्ता ना छिन जाए इसके हाथ से ना, पहले के समय में ऐसा रहता है ना कि सत्ता बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर प्यार वाला फैक्टर होगा तो नहीं पता यार, क्योंकि गोद तो आज के ज़माने के कपल्स भी ले लेते हैं जो नहीं कंसीव कर पाते हैं। तो इसने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम इसने रखा तीवर देव। फिर क्या होता है ना कि तीवर देव को गोद तो ले लेता है, पर कुछ समय बाद, मतलब ये गोद लेने के थोड़े समय के बाद में इसका खुद का बच्चा भी पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त। इसीलिए दो बेटों का नाम इसमें हम देखेंगे, एक तो अडॉप्टेड सन है तीवर देव और दूसरा है बायोलॉजिकल चाइल्ड चंद्रगुप्त। तो अब तीवर देव के बारे में देखते हैं ना। तीवर देव, तो तीवर देव जो है उसको महाशिव तीवर देव के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है महाशिव तीवर देव। तीवर देव को जो टाइटल मिला था वो था सकल कौशलाधिपति का टाइटल। क्या टाइटल था? सकल कौशलाधिपति। ही होल्ड द टाइटल ऑफ सकल कौशलाधिपति आफ्टर expanding or conquesting his empire to Kaushal, Utkal and other states. His ruling period is referred as glorified ruling period of Pandu dynasty, Copper Plate 3, Rajim Balod Ponda। टाइटल परम वैष्णव। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाती हूँ कि हुआ क्या ना। तो ये इसके पास में सकल कौशलाधिपति का इसके बाद पदवी था। क्यों था? क्योंकि ये पूरा कौशल जितना भी एरिया था ना सब को ये अपने अधीन कर लिया था, अपने अधीन यानी अपने अंडर कर लिया था। सारा जीत के इसने अपना अम्पायर इतना एक्सपेंड कर लिया था, कहाँ कहाँ तक, कौशल, उत्कल और दूसरे स्टेट्स तक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अपने को ये देखना है कि हीज रूलिंग पीरियड इज़ रेफर्ड एज ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी। अब इसके रूलिंग पीरियड को ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड बोला गया है। उत्कर्ष का समय था पांडु डायनेस्टी का। क्योंकि इसने अपना अम्पायर काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ था, कौशल से लेके उत्कल और भी अदर स्टेट तक। तो उत्कर्ष का समय ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी माना जाता है। और इससे कंफ्यूज मत होना महाशिव तीवर देव और महाशिव गुप्त बालार्जुन में। महाशिव तीवर देव और महाशिव गुप्त बालार्जुन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि महाशिव गुप्त बालार्जुन के में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसके पीरियड को गोल्डन एज बोला गया था, पर इसको गोल्डन एज नहीं बोला गया है, स्वर्ण काल नहीं बोला गया है, इसको उत्कर्ष का काल बोला गया है, ग्लोरीफाइड पीरियड बोला गया है। ठीक है, किसके टाइम को? महाशिव तीवर देव के टाइम को ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी बोला गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इससे शायद प्रीवियसली क्वेश्चन बने हैं शायद, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस फैक्ट को याद रखना कि ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड ऑफ पांडु डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज महाशिव तीवर देव रूलिंग पीरियड। ठीक है, इस चीज़ को मान के चलो कि ये महाशिव तीवर देव का जो समय था उसी समय को ये ग्लोरीफाइड बोला गया है ना, गोल्डन एज नहीं है, ग्लोरीफाइड है। बार बार इसीलिए मैं इस पे रोशनी डाल रही हूँ, जोर डाल रही हूँ। अब इसके पास इसके ना टोटल 3 कॉपर प्लेट मिले। कितने?
3 कॉपर प्लेट कहाँ कहाँ से मिले? राजिम, बालोद, बोंदा। राजिम, बालोद, बोंदा। ठीक है, तो बोंदा का तो अता पता ही नहीं है, बोंदा भोंदा की तरह है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब वो कौन सी जगह है इस बारे में अभी तक मेरे नॉलेज में भी नहीं है और मुझे बताया भी नहीं गया है। और राजिम बालोद वाला एरिया से मिला है। कितने कॉपर प्लेट मिले हैं? टोटल 3 कॉपर प्लेट। कहाँ कहाँ से? राजिम, बालोद, बोंदा। बस नाम याद कर लो बोंदा को भी, राजिम, बालोद और बोंदा। ठीक है, और टाइटल इसने परम वैष्णव का टाइटल इसके पास था। किसके पास? तीवर देव या महाशिव तीवर देव। तो इसके पास में 2 अपने को टाइटल देखने को मिले, एक तो सकल कौशलाधिपति और दूसरा परम वैष्णव। परम वैष्णव क्यों? क्योंकि हमने देखा ना इससे पहले के भी सब जो थे वो वैष्णविज्म रिलीजन फॉलो कर रहे थे, इसीलिए परम वैष्णव धर्म ये मतलब इसका धर्म था ना, वैष्णविज्म फॉलो करते थे रिलीजन, इसीलिए ये परम वैष्णव था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उच्च कोटि अपने आप को बना लिया था, परम एकदम। तो इसीलिए तो सकल कौशलाधिपति और परम वैष्णव ये 2 टाइटल इसने होल्ड किए हुए थे। इसके पास थे, पदवी बोल लो उपाधि बोल लो, किसके? तीवर देव के। ये सारी इसकी पदवी थी। अब हम देखते हैं अगला जो है नन्नराज प्रथम। ठीक है, तो ये रहता है तीवर देव का बेटा और उसका उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ तीवर देव। पहले मैं पॉइंट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। वैसे इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो नन्नराज द्वितीय के नाम से ये राज करता है। नन्न मतलब ये अपने दादाजी के नाम पे राज करता है। तीवर देव ने अपने बाप के नाम पे मतलब ये तीवर देव तो अडॉप्टेड था ना, लेकिन इसने अपने बाप के नाम पे ये राज करवाता है अपने बेटे को। तो नन्नराज सेकंड, सक्सेसर ऑफ तीवर देव, टाइटल कौशल मंडलाधिपति, कॉपर प्लेट अड़भार शक्ति, children, he had no successor, that is why the power entrusted to his uncle चंद्रगुप्त। नन्नराज द्वितीय का क्या रहता है? ये तीवर देव का बेटा रहता है। ठीक है, इसके पास में कौशल मंडलाधिपति का टाइटल रहता है। ठीक है, कौशल मंडलाधिपति। और इसके बाप के पास में क्या रहता है? सकल कौशलाधिपति। और ये कौशल मंडलाधिपति है ना, डिफरेंस है दोनों टाइटल में। फिर कॉपर प्लेट इसकी मिलती है अड़भार शक्ति से, अड़भार शक्ति से। ठीक है, जगह का नाम है अड़भार। फिर इसके बच्चे जो हैं, इसका खुद का कोई भी बच्चा नहीं होता है, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसीलिए इस मतलब जो सारे पावर हैं वो इसके चचा चंद्रगुप्त को मिल जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त नन्नराज प्रथम का बायोलॉजिकल चाइल्ड रहता है ना, और इसका चचा रहता है नन्नराज द्वितीय का चाचा चंद्रगुप्त। तो चाचा जी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खास ये व्यक्ति का था नहीं। और फिर चंद्रगुप्त के बाद में हर्षगुप्त आएंगे, उसके बारे में पढ़ना, वो एक अच्छा मतलब उसके बारे में है इन्फॉर्मेशन, वो पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हर्षगुप्त की चाहो तो चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ सकते हो, रेफ़र कर लेना उसके लिए बुक्स। पर अभी अब हमारे पास जो है टॉपिक है हम उसमें से देखेंगे, तो अभी हम हर्षगुप्त पे आएंगे। हर्षगुप्त का सबसे पहले देखेंगे मैरिज। इसका शादी हुआ रहता है वाष्टा देवी से। किससे हुआ रहता है? वाष्टा देवी ना, नाम याद रखना, वाष्टा देवी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इसकी शादी का। ये हर्षगुप्त का शादी किससे हुआ था? वो वाष्टा देवी है। अब ये वाष्टा देवी कौन है? ठीक है,
तो शी वॉज द डॉटर ऑफ सूर्यवर्मा द मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज यूपी। पहले मैं पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। शी वॉज द डॉटर ऑफ सूर्यवर्मा द मौखरी रूलर ऑफ कन्नौज यूपी। आफ्टर डेथ ऑफ हर्षगुप्त his wife Vashta Devi built a temple in Sirpur called Lakshman Temple in the memory of her husband, which is made up of red bricks, and it is a Vishnu temple. The rock edict of Sirpur Lakshman Temple was created by Chinta Turang। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो वाष्टा देवी रहती है ना, ये मौखरी राजवंश में मौखरी के यहाँ मौखरी रूलर क्या नाम रहता है, सूर्यवर्मा की बेटी रहती है। और मौखरी की सबसे मतलब एक और ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है, वो है कि मौखरी का कैपिटल कन्नौज था। ठीक है, मौखरी का कैपिटल था कन्नौज। और ये ना ये सारा उत्तर प्रदेश का इलाका है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की थी राजकुमारी, सूर्यवर्मा की बेटी थी। उस समय उसका नाम था मौखरी वंश, मौखरी डायनेस्टी बोल लो। मौखरी रूलर था ये सूर्यवर्मा, उसकी बेटी थी वाष्टा देवी, जिससे शादी हुआ था हर्षगुप्त का। और इस ये जो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका आएगा क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ोगे ना इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ोगे, उस समय पता चलता है कि जो हर्षवर्धन जो ये क्या बोलेंगे नेशनल डायनेस्टी हुआ ना, अभी तो हम रीजनल डायनेस्टी देख रहे हैं, हर्षवर्धन नेशनल डायनेस्टी में आएगा। उसकी बहन का भी शादी मौखरी डायनेस्टी में हुआ था, जिसका नाम राजश्री था। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन का शादी हुआ था मौखरी डायनेस्टी में, और ये मौखरी की राजकुमारी थी ना वाष्टा देवी, अंतर समझना, इसीलिए इसका रिलेशन है हर्षवर्धन से भी। तो हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था, राजश्री, जिसकी शादी हुई थी मौखरी डायनेस्टी में। तो ये सब मैं ऊपर की स्टोरी बता रही हूँ ना, ये मतलब ये फैक्ट्स ऐड करने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, वो तो मैं बीच में नाम आ गया इसलिए बता दे रही हूँ कि ये मौखरी की जो मौखरी की में शादी हुआ था इसका, वो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका शादी हुआ था मौखरी डायनेस्टी में। और मौखरी की ही राजकुमारी थी वाष्टा देवी, जिसका शादी किससे हुआ था, हर्षगुप्त से। ठीक है, फिर क्या होता है, हर्षगुप्त के मरने के बाद जो इसकी वाइफ वाष्टा देवी रहती है, ये एक मंदिर बनवाती है सिरपुर में, जिसको लक्ष्मण मंदिर बोला जाता है, अपने पति के याद में, अपने पति हर्षगुप्त के याद में वाष्टा देवी एक टेम्पल बनवाती है। और इसकी ख़ास बात ये रहता है कि उस समय तो मतलब सब पहाड़ के मतलब चट्टान वट्टान टाइप के चीज़ों से मंदिर बनता था, पर ये मंदिर या फिर और भी जो कंस्ट्रक्शन होता था तो वो पत्थरों वाली चीज़ से होता था, पर जनरली ऐसा होता था। पर इस केस में इसने लाल ईंटों का, रेड ब्रिक्स का यूज़ किया था। और ये जो मंदिर बनवाया था वो किसका मंदिर था, वो विष्णु भगवान का मंदिर था। और मंदिर का नाम क्या था, लक्ष्मण मंदिर था नाम, लक्ष्मण मंदिर इसने अपने पति हर्षगुप्त के याद में बनवाया था, जो कि कहाँ का था, सॉरी किसका था, ये विष्णु भगवान का था। और इसने ये जो मंदिर बनवाया था ये अपने बेटे के कार्यकाल में बनवाया था। अभी आएगा, इसका बेटा भी आएगा, लेकिन ये जान लो कि ये अपने बेटे के कार्यकाल में वाष्टा देवी ने अपने पति की याद में, स्मृति में, हर्षगुप्त जो कि उसके पति थे उसकी याद में मंदिर का निर्माण करवाती है, जो जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, और जो कि लाल ईंटों से बनाया गया था। और ये भगवान विष्णु का मंदिर था। तो ये काफ़ी
जैसे ताजमहल बनवा दिए ना शाहजहां ने अपनी बीवी के याद में, वैसे ही इसने अपने पति के याद में लक्ष्मण मंदिर बनवा दिया। ठीक है, अब अगला फैक्ट, ये अगला पॉइंट ये है, हाँ, और इसने अपने बेटे के कार्यकाल में ना, जब ये मंदिर बन रहा था उस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि इसका बेटा था, उसके कार्यकाल में ये बना था। ठीक है, और द रॉक एडिक्ट ऑफ सिरपुर लक्ष्मण टेम्पल वॉज क्रिएटेड बाय चिंता तोरंग। अब नेक्स्ट जो रूलर अपना आएगा वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है क्योंकि इसके समय पे ही, इसी के समय महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय को ही गोल्डन एरा बोला गया है ना, गोल्डन एज बोला गया है। इससे पहले जो महाशिव तीवर देव था उसका ग्लोरीफाइड रूलिंग पीरियड था, उत्कर्ष रूलिंग पीरियड था, उत्कर्ष का समय पांडु डायनेस्टी का था, पर इसका स्वर्ण काल बोला गया है, स्वर्ण काल। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा, याद करना। और ये अभी चलेगा ना महाशिवगुप्त, कल भी हम इसके बारे में और भी फैक्ट्स देखेंगे, इतना ही नहीं है, ये फैक्ट्स और आएंगे कल महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। अभी तो हमने थोड़े ही देखे, फिर इसके उत्तराधिकारी आएंगे और ये स्टोरी अभी चलेगी। तो सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स में पढ़ूँगी और फिर उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। ठीक है, बीइंग एफिशिएंट इन आर्चरी सिंस चाइल्डहुड ही वाज कॉल्ड बालार्जुन। रूलिंग पीरियड 595 AD to 655 AD। 595 AD and 655 AD। Copper plate, 27 copper plates found from Sirpur. Religion, his ancestors were the follower of Vaishnavism, but Mahashivgupta was the follower of Shaivism. He was generous to other religions as well and was secular. Capital, Sirpur. During his ruling period, Sirpur was a prominent center of Buddhism and the glory of Sirpur was extended to far and wide. ठीक है, तो अब हम इसका 1 by 1 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, इसका नाम बालार्जुन क्यों पड़ा, क्योंकि ये बचपन से ही आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, वो जो तीरंदाजी समझ रहे हो ना, मतलब वो जो धनुष बाण चलाने में ये एक्सपर्ट था, इसकी एक्सपर्टीज़ थी धनुष बाण चलाने में। हाँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ऐसा इसने कहा था। बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, बहुत अच्छा ये आर्चरी में था, मतलब धनुष चलाने में था, तो इसलिए इसको अर्जुन, अब छोटा बच्चा था ना तो बाल अर्जुन बोला गया। कि अर्जुन क्यों फेमस है वो महाभारत वाला अर्जुन, क्योंकि वो मछली के आँख में मछली की आँख में आँख बंद करके भी निशाना लगा दिए थे, है ना, ऐसा स्टोरी है ना, इतने इफ़िशिएंट थे वो तीरंदाजी में। तो सेम वैसे ही ये भी तीरंदाजी में बहुत एक्सपर्ट था, बहुत एफिशिएंट था, इसके लिए इसको, और छोटा था अपने बचपन से ही था, तो इसीलिए अर्जुन के नाम पे इसका नाम ऐसे बालार्जुन पड़ गया। ठीक है, इसका रूलिंग पीरियड रहता है 595 AD से 655 AD तक। कब से कब तक? 595 AD से 655 AD तक। और ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सब जो डेट्स है ना, हिस्ट्री तो डेट्स पे ही है, तो डेट से क्वेश्चन बन सकता है, तो भूलना नहीं। 595 AD to 655 AD।
ठीक है, अब बीसी ख़त्म हो चुका है ना, अब एडी आ गया है, तो रूलिंग पीरियड था इसका, उसको याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कॉपर प्लेट्स। तो इसका जो कॉपर प्लेट है ना, इसका टोटल 27 कॉपर प्लेट मिला है, टोटल 27, समझ रहे हो। ताम्रपत्र इसका 27 मिला है। और कहाँ से मिला है? सिरपुर से मिला है। तो सब ये जो 27 कॉपर प्लेट या ताम्रपत्र मिला है ना, ये सबसे ज़्यादा मिला है, मतलब सर्वाधिक है। जितने रूलर्स आए ना उसमें सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अमंग ऑल रूलर्स। 27 को यहाँ बात है, अभी तक किसी का मिल रहा था 6 मिल रहा था, 7 मिल रहा था, 5 मिल रहा था, 2 1 ऐसे ऐसे तो मिल रहा था, 3 मिल रहा था। तो लेकिन इसका टोटल 27 ताम्रपत्र मिला है सिरपुर से। अब काफ़ी कुछ लिखा होगा, काफ़ी कुछ डिटेलिंग होंगी क्यों, और इसी का टाइम को तो गोल्डन पीरियड भी बोला गया है, तो इतना तो मिलेगा ही। तो सारे रूलर्स में, सारे शासकों में सबसे ज़्यादा इसी के कॉपर प्लेट, टोटल 27 कॉपर प्लेट मिले हैं। इसके बाद इसका जो रिलीजन देख लेते हैं हम। तो रिलीजन में अभी तक हम जितने देखते आए ना, सारे वैष्णविज़्म के फॉलोअर थे, ठीक है। जो इसके एंसेस्टर्स थे वो वैष्णविज़्म फॉलो कर रहे थे। इसके पहले मिला था ना वो परम वैष्णव, कोई खिताब लेके रखा है, उपाधि लेके रखा है। तो सारे के सारे इसके जो एंसेस्टर्स थे वो वैष्णविज़्म या वैष्णव धर्म फॉलो करते थे। लेकिन जो महाशिवगुप्त थे वो शैविज़्म, शैव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म को मानता था, शैविज़्म मानता था, शैविज़्म का फॉलोअर था, ठीक है। और ये मतलब इतना अच्छा व्यक्ति था कि ये अपने धर्म, ऐसा नहीं था कि मैं जो धर्म फॉलो कर रहा हूँ उसी धर्म को अगले तुमको भी फॉलो करना है, जैसे पीसफुल कम्युनिटी करते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। तो इसने ये दूसरे रिलीजन के प्रति भी जेनरस था, दिलदार था, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं था। तो और इतना ही नहीं, ये सेक्युलर भी था, रियल सेक्युलर, आज का वाला सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का कीड़ा वाला नहीं, ठीक है। तो ही वॉज जेनरस टू अदर रिलीजियंस एज वेल एंड वॉज सेक्युलर। फिर इसका कैपिटल सिरपुर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिरपुर ही होगा कैपिटल इसका। और इसके जितने भी ताम्रपत्र मिले वो सारे के सारे सिरपुर से ही मिले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड सिरपुर वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड द ग्लोरी ऑफ सिरपुर वॉज एक्सटेंडेड टू फार एंड वाइड। अब होता क्या है कि जब इसका रूलिंग पीरियड चल रहा था, जब ये राज कर रहा था, इसका शासन का समय, उस समय सिरपुर को बुद्धिज़्म का एक प्रोमिनेंट सेंटर बोला गया है। हमने देखा था ना ये वैनचांग की कौन सी बुक थी, उसने कौन सा लिखा था, जो चाइनीज़ ट्रैवलर था वैनचांग, पढ़े थे ना, याद करो, नहीं आया, सीयू की, अजीब सा नाम लिखा था ना वो। और उसमें छत्तीसगढ़ को क्या बुलाया था वो, किया स्लो, है ना। सब भूल जाओ, आगे पाठ पीछे सपाट, ठीक है। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। जब इसका रूलिंग पीरियड था ना, जब इसका शासन काल था, उस समय सिरपुर को बुद्धिज़्म का एक प्रोमिनेंट सेंटर बोला जाता था, मतलब कि सिरपुर में ही बुद्धिज़्म का काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व रहा होगा। काफ़ी लोग बुद्धिज़्म का मतलब जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनका आना जाना, उनके अनुयायी रहे होंगे, और उनका जो वो बोलते हैं ना यार स्पीच वगैरह होता है वो सब होता होगा। तो इसीलिए उस समय इसके रूलिंग पीरियड के समय बुद्धिज़्म का ये एक प्रोमिनेंट, सिरपुर जो है प्रोमिनेंट सेंटर था। और इसकी जो ख्याति थी, जो ग्लोरी थी, ये यहीं तक सीमित नहीं थी। सिरपुर की जो ग्लोरी थी
वो बहुत दूर देश तक भी फैली हुई थी, फार एंड वाइड। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बस यहीं तक था। इसके बाद में हम कल देखेंगे इसकी उपलब्धि क्या क्या रही, इसने क्या क्या बनवाया। अब इतना जो इसका स्वर्ण काल था तो उसने क्या क्या बनवाया। ठीक है, और भी 2-3 फैक्ट्स हैं इसके बचे हुए, वो हम कल कवर करेंगे। फिर इसके सक्सेसर मतलब इसके उत्तराधिकारी देखेंगे। फिर पांडु वंश के बारे में और देखना है क्या क्या है। तो अभी तो काफ़ी बचा हुआ है, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज सबसे पहले तो हमने रिकैप से स्टार्ट किया था, जो कल वाला पार्ट था बचा हुआ उसको हमने एक छोटा सा रिकैप देखा था उसका। उसके बाद हम आ जाते हैं नन्नराज सेकंड पे, जो कि तीवर देव का उत्तराधिकारी था। उसके बारे में हमने देखा, उसकी कहानियाँ सुनी। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त, जो कि ये नन्नराज सेकंड का चचा था। इसके पास में पावर रहती है, पावर सौंप दी जाती है नन्नराज का, क्योंकि खुद का कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए पावर जो है, जो शासन है वो चंद्रगुप्त को दे दिया जाता है। फिर चंद्रगुप्त का आता है, चंद्रगुप्त के बाद आता है हर्षगुप्त। फिर हमने हर्षगुप्त के बारे में देखा, उसकी शादी देखी, किससे हुई थी, वास्ता देवी से हुई थी। वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो यूपी कन्नौज की राजकुमारी थी, सूर्यवर्मा की बेटी थी। उसके बाद हमने देखा कि उसकी पत्नी जो है, उसकी औरत जो है वो वास्ता देवी जो है वो मंदिर बनवाती है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, जो कि एक विष्णु भगवान का मंदिर है और लाल ईंटों से बनाया गया था। फिर हमने देखा, और ये अपने बेटे के कार्यकाल में ये मंदिर बनवाती है, ये हमने देखा। फिर हम देखे महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। फिर महाशिवगुप्त के बारे में फैक्ट्स हमने देखे। फिर उसके कॉपर प्लेट्स देखे। फिर उसका रिलीजन देखा, कैपिटल हमने देखा। और यहीं तक का था आज का साथ जो था। बाकी कल और देखते हैं इसके बारे में, इसकी उपलब्धि क्या क्या रही, इसने क्या क्या बनवाया, वो सब कल की क्लास में। तो आई होप समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो इग्नोर कर देना, और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।